आज 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कॉमन टॉपिक ऐसा जिसके बारे में रोजाना आप जो है वो बातें सुनते हैं या इसके बारे में आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। आज इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, वैसे तो ये एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने में समझने में आपको बहुत समय भी लगने वाला है। इन फ्यूचर जब आप नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में एक पूरा एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में अपन लेकर के आए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है कि ये है क्या। ठीक है, देखो हमारे इंडिया में या कहीं भी लगा लो आप, दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम है, या कह सकते हैं कि टैक्स जो होता है, कर का मतलब आप समझते ही हो, सरकार अपनी सेवा रेवेन्यू के रूप में जो लोगों से वसूल करती है वो टैक्स है। और टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके सामने। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके बारे में आपने या तो सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप इसको क्लियर कर लें कि ये है क्या। देखो डायरेक्ट टैक्स जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जिस पर्सन पे टैक्स लगा उसी ने अगर सरकार को वो टैक्स जमा कराया, क्योंकि लास्ट अथॉरिटी जितने भी टैक्सेशन के सिस्टम है या कह सकते हैं कि जितने भी टैक्स इस दुनिया में प्रचलित है, लास्ट में वो सारे टैक्स जा करके सरकार को जमा होते। ठीक है, तो सरकार की रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो है टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कर। तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात आती है कि साहब इनमें फर्क क्या होता है। देखो लास्ट में जो भी टैक्स है वो जाना किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। यस और नो, क्योंकि टैक्स लगाने का अधिकार किसको है, सरकार को। तो जो भी टैक्स जाएगा लास्ट में किसके पास जाएगा, सरकार के पास। अब मान लीजिए व्यक्ति है ए पे कोई टैक्स लगा और ए ने ही सरकार को डिपॉजिट कराया। किस पे लगा था टैक्स, ए पे, और सरकार को कौन जमा करा रहा है, ए ही जमा करा रहा है। तो ये टैक्सेशन का सिस्टम डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको आप इनकम टैक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पर्सन की एक निश्चित लेवल से ज्यादा जब इनकम होती है तो उस इनकम पे जो टैक्स लगता है, तो जिस पर्सन पे लगा वही पर्सन की लायबिलिटी होती है कि वो जाकर के इसको जमा कराए, सरकार को डिपॉजिट कराए। तो वो टैक्स कैसा हो गया, डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है कि एक मीडिएटर होता है, मतलब एक बीच में एक व्यक्ति होता है, वो लोगों से कलेक्ट करता है और फिर सरकार को जमा कराता है। उसका सिस्टम समझा देता हूं आपको मैं। एक आपने सुना होगा, पहले सेल्स टैक्स चलता था, ठीक है, जिसको अपन विक्रय कर कहते थे, और उसका अब नाम बदल करके ये जीएसटी जो है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। कैसे, ध्यान रखना। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। कौन है, राम। और ये राम क्या करता है, राम की कोई शॉप है, दुकान है। ठीक है, अब इस राम ने ए को माल बेचा, ऐसे ही बी को माल बेचा, ऐसे ही सी को माल बेचा, ऐसे ही डी को माल बेचा। और माल बेचने पे इसने टैक्स कलेक्ट किया, क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदना चाहते हैं तो उस बिस्किट के पैकेट के दो पार्ट होते हैं, एक टैक्सेशन का पार्ट होता है और एक उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो तो इसका होता है, सेलर का। ठीक है, और जो टैक्स होता है वो किसका होता है, सरकार का। अब मान लीजिए एक 100 रुपए का सामान खरीदा, किसने, ए ने। किससे खरीदा, राम से खरीदा। कितने का खरीदा, 100 रुपए का। अब इस 100 में 90 तो दुकानदार के हैं और 10 रुपए टैक्स है। एक इलस्ट्रेशन से बता रहा हूं मैं आपको क्या सिस्टम है कि 90 रुपीज तो किसके हैं, दुकान माल की कीमत है, और 10 रुपए किसके हैं, सरकार के टैक्स के। किसने बेचा माल, राम ने। किसको बेचा, ए को। तो राम जो है वो सेल्स टैक्स किससे लेगा, ए से लेगा। ऐसे ही बी को इसने माल बेचा, बी को मान लो टोटल 200 रुपए का माल बेचा, यहां लिख रहा हूं मैं इसको। अब इस 200 के पार्ट में 180 रुपए तो माल की कीमत और 20 रुपए किसकी कीमत, टैक्स की कीमत। ऐसे ही सी को मान लो 500 रुपए का माल बेचा,
अब इस 500 में से 400 तो माल की कीमत और 100 रुपए टैक्स, ये इसका अपन ने डिवाइड कर दिया, इसको टैक्स को अलग कर दिया, माल की कीमत को अलग कर दिया। ऐसे ही डी को माल बेचा राम ने, ठीक है, डी परचेजर है, डी ने खरीदा। अब डी ने मान लो 600 रुपए का माल खरीदा। अब इस 600 में से 550 तो किसके थे, माल की कीमत के, और 50 रुपए किसके थे, टैक्स के। अब ऐसे केस में आपने ध्यान दिया हो तो ये जो राम है ये मीडिएटर है, ये सबसे टैक्स का पैसा कलेक्ट कर रहा है, और जब इसकी ड्यू डेट आएगी, मतलब जब सरकार को चुकाना रहेगा, तो ये सारा पैसा ये किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को। कितना पैसा जमा कराएगा, देखो 50 और 100 150 और 20 170 170 और 10 180 रुपए राम ने किन लोगों से वसूल किए, अपने ग्राहकों से वसूल किए। लेकिन ये पैसे राम के नहीं है, ये पैसे किसके हैं, सरकार के। तो एक निश्चित तारीख को ये 180 रुपए सरकार को जमा करा देगा। अब इस बात का ध्यान देना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कि नहीं हुआ, टैक्स किस पे लगा, टैक्स का भुगतान किसने किया, इन सब ने किया। लेकिन सरकार को कौन जमा करा करके आया, सरकार को जमा करा करके आया राम, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स होता तो ये खुद जमा करा के आते। इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए ये जो मीडिएटर है ये सरकार को डिपॉजिट करा रहा है, ये इनसे कलेक्ट कर रहा है और फिर बाद में सरकार को इसका पेमेंट कर रहा है। ऐसा ही एक टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आज के जमाने में नया टैक्स है, जिसको जीएसटी बोला जाता है। तो ये जीएसटी भी ऐसी ही चीज है कि व्यापारी जो होता है वो अपने ग्राहकों से जीएसटी वसूल करता है, और उस जीएसटी को कलेक्ट करके इकट्ठा करके किसको जमा कराएगा, सरकार को। सरकार को क्यों जमा कराएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, और टैक्स चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे आप टैक्सेशन सिस्टम को समझ सकते हैं कि दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया, जिस पे जितना टैक्स लगा वही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक मीडिएटर जो होता है, जो एक व्यापारी हो सकता है, वो व्यापारी जो है वो सरकार को डिपॉजिट करा देगा। ये आपका टैक्सेशन सिस्टम है। तो आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है, बीच में एक मीडिएटर रहेगा, वो लोगों से वसूल करेगा और फिर सरकार को जमा करा करके आएगा। इसको आप जीएसटी की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जीएसटी किस टाइप का अकाउंट है, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जीएसटी खर्चा है, और खर्चे से रिलेटेड अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है कि नहीं होता है। तो ये टैक्स जो होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल का ही रूल लगेगा। नॉमिनल का रूल क्या है कि जब ये हमारे लिए खर्चा होगा तो डेबिट होगा, और इनकम होगी तो क्रेडिट होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका ट्रांजेक्शन लेते हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रांजेक्शन कैसा आएगा उसको समझ लो, ठीक है। जैसे कोई भी व्यापारी है, नाम लिख दिया हमने, मोहन ने 4000 रुपए जीएसटी ग्राहकों से वसूल किया। इंग्लिश में 4000 रुपीज कलेक्टेड बाय मोहन, इससे फ्रॉम हिज कस्टमर्स। ट्रांजेक्शन क्या है, बड़ा आसान सा ट्रांजेक्शन है कि मोहन अपने ग्राहकों को माल बेचेगा तो बदले में जीएसटी वसूल करेगा। तो जीएसटी इसने वसूल किया कितने रुपए, 4000 रुपए। अब वही डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली कम से कम दो खातों को प्रभावित करेगी। तो दो खाते कौन कौन से हुए, एक तो 4000 रुपए हो गए, एक हो गए जीएसटी, ठीक है। 4000 रुपए को वही हम कैश बोलेंगे और जीएसटी को जीएसटी बोलेंगे। कैश किस टाइप का अकाउंट, रियल। ऐसे आप समझ सकते हैं किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। जीएसटी किस टाइप का अकाउंट, अभी अभी बताया, नॉमिनल। क्लियर है। रियल अकाउंट का वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है वो डीआर, जो वस्तु व्यापार से जाती है वो सीआर। अब आप मुझे ये बताओ कि जब पैसे वसूल किए हैं तो पैसा व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, निश्चित रूप से पैसा व्यापार में
आ रहा है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको आप डीआर करते हैं। इसे नॉमिनल है तो नॉमिनल का ही रूल लगेगा, खर्चे को डीआर और इनकम को सीआर। अब आप बताओ कि हमने 4,000 रुपए किसी से वसूल किए, इकट्ठे किए, तो ये तो हमारी एक तरीके से अभी तो इनकम हो गई ना, और जो हमारी इनकम होती है उसको आप सीआर करेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री बनाने के लिए आप फॉर्मेट बना करके उसको एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको इसमें क्लियर कर देता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लीजिएगा। देखो फॉर्मेट वही, फॉर्मेट उसी टाइप से। जो तारीख होगी वो तारीख डल जाएगी। डेबिट कौन हो रहा था? कैश, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, 2 लगा के जीएसटी अकाउंट। क्लियर? कितने रुपए मिले? 4,000। कोई नरेशन, बीइंग जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। इस तरीके से इसको समझाया जाएगा। इजी है, समझ में आया? क्लियर? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं इसी के साथ साथ, ध्यान रखना। इसी से लिंक्ड है। ठीक है, अभी इसने 4,000 रुपए जीएसटी वसूल किया ग्राहकों से, तो क्या ये 4,000 रुपए इसके हैं? क्या है? क्या किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। तो कभी ना कभी तो ये पैसा की किसको डिपॉजिट कराएगा? गवर्नमेंट को। तो अब ऐसा ट्रांजैक्शन आ सकता है, जीएसटी 4,000 रुपए चुकाया या सरकार के खाते में जमा कराया, ऐसा ट्रांजैक्शन भी तो आएगा। तो इसको आप बोलेंगे जीएसटी पेड ₹4,000, 4,000 रुपए जीएसटी चुकाया। ऐसा ट्रांजैक्शन कब आएगा? जब ये सरकार के खाते में जमा कराएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, एक जीएसटी का और एक कैश का, क्योंकि पैसा आपकी बार व्यापार से जा रहा है। जीएसटी कैसा अकाउंट? नॉमिनल, नाम मात्र का। ठीक है, कैश कैसा अकाउंट? रियल, मतलब वस्तुगत। अब बताओ 4,000 रुपए जीएसटी चुकाया, आपके लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान, पैसा जा रहा है ना, खर्चा हो रहा है, और खर्चे को आप क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर? रियल अकाउंट वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है डीआर, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर। अब बताओ पैसे हम पे कर रहे हैं, चुका रहे हैं, दे रहे हैं सरकार को, तो हमारे व्यापार में आ रहे हैं कि जा रहे हैं? निश्चित रूप से पैसे व्यापार से जा रहे हैं, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको आप सीआर कर देंगे। क्लियर हो गया? और ऐसे ही उसकी एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनेगी? प्रोनाउंसिएशन पहले भी समझाया हुआ है, जीएसटी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 4,000 रुपए। इस तरीके से ट्रांजेक्शन बनेगा। आप अपनी नोटबुक में एंट्री करें इसकी और वापस से इसको समझें। क्लियर है? थैंक यू।